गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 7 की गणित में परमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परमेय संख्या को जानने के पहले हम लोग पिछली कक्षा में प्राकृतिक संख्या पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। तो एक बार फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या हम उन संख्याओं को कहते हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिनते हैं। इनकी परिभाषा ये है कि हम कोई भी वस्तु को जिनकी सहायता से गिनते हैं उनको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब गिनना जो प्रारंभ करते हैं किसी वस्तु को, वो एक से ही शुरू करते हैं। जैसे कहीं पे हम किसी भवन में कमरों की संख्या को गिन रहे हैं तो एक से शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार कहीं पे छात्र बैठे हैं तो अगर हमको छात्रों की संख्याओं को गिनना है कि कितने छात्र बैठे हैं तो वहां भी हम एक से ही प्रारंभ करते हैं 1 2 3 4। जब परमेय संख्याओं में जब हम जानते हैं कि शून्य की उत्पत्ति हुई, जिसको भारत ने किया, तो जब शून्य को मिला दिया गया और लिखना शुरू किया गया 1 2 3 4 ऐसे जब लिख दिया गया तो इनको हम लोगों ने पूर्णांक कहा। और पूर्णांक के बाद जब इन्हीं के संगत, जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5, इन्हीं के संगत ऋणात्मक मान खोज दिया गया -1 -2 -3 -4। तो ये इनका एक विस्तृत रूप हो गया। ये हमारी हो गई पूर्णांक संख्याएं। ये इनका विस्तृत मान हो गया। विस्तृत मान हो गया। अब इन्हीं के सहायता से परमेय संख्याओं के रूप में आगे जब कक्षा 7 में जब हम आ गए तो इन्हीं के सहायता से परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। परमेय संख्याएं हैं क्या? तो जो परमेय संख्याओं की उत्पत्ति हुई वो अनुपात से हुई। परमेय संख्याओं की उत्पत्ति अनुपात से हुई, जिसको जैसे हम जानते हैं कि अगर कहीं पे लिखा है 4:5, 4:5 को 4/5 के रूप में भी लिखा जा सकता है, 4/5 इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। अर्थात ये हमारा भिन्न हो गया, भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। और इसी में जैसे 2/7 1/5 अनुपात में हो जाएगा, लेकिन -3/4 ये अनुपात में, इस संख्या को अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि जो अनुपात है तो पॉजिटिव 4:5 को 4/5 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारी निगेटिव संख्याएं होती हैं -3/4, अर्थात यहाँ पर अंश -3 है या
हर को भी -3 कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी संख्या नेगेटिव है तो अंश में 3 है और हर में 4 है, तो ये -3/4 को हम अनुपात में नहीं लिख सकते, क्योंकि अनुपात जो होता है कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। अब आते हैं परमेय संख्याओं की डिफिनीशन। परमेय संख्या की डिफिनीशन क्या होती है? यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं परमेय संख्याओं की डिफिनीशन। तो परमेय संख्या किसी परमेय संख्या को यदि P/Q जहां Q नॉट इक्वल 0 हो, अर्थात Q जो है 0 के बराबर न हो। अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा अभी देखते हैं। जहां Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिभाषित किया जा सकता है हो। अब जैसे 3/5 P हमारा 3 हो गया और Q हमारा 5 हो गया, अर्थात यह एक परमेय संख्या हो गई। अब कहते हैं Q नॉट इक्वल टू 0, तो Q हमारा इक्वल 0 नहीं है। अगर Q 0 हो जाएगा तो क्या होगा? अब हम देखते हैं, अगर Q जो है हमारा 0 हो जाता है तब क्या होगा? तब 3/0, और 3/0 हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर संख्या अनंत हो जाती है। अर्थात ये अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अर्थात हम परिभाषित नहीं कर सकते। जब परिभाषित नहीं कर सकते तो यहाँ तो लिखा है कि जब परिभाषित किया जा सकता हो, परिभाषित कर सकते हैं तब तो वो परमेय संख्या हुई। अगर परिभाषित नहीं कर सकते तो परमेय संख्या है नहीं। और जब Q 0 हो जाता है तो ये अपरिभाषित को प्राप्त होता है। अपरिभाषित है अर्थात वो जो है परमेय संख्या नहीं होगी। इस प्रकार हमने देखा कि परमेय संख्याएं हैं। अब हम इनसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निकालते हैं, क्या पता करते हैं कि जो सभी, जैसे हमारे पास है 3/5, 1/11, 12/17, अर्थात जो जितने भी भिन्न हैं वो हमारी परमेय संख्याएं हैं। तो हमें यहाँ से एक कंक्लूजन निकला कि सभी भिन्न परमेय संख्याएं हैं। ये हमारा एक कंक्लूजन निकला कि जो सभी भिन्न हैं वो परमेय संख्याएं हैं। अब आगे देखते हैं, शून्य भी हमारी एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि शून्य के नीचे 1 लिखा जा सकता है, और जब 1 लिखा जा सकता है तो ये परिभाषित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Q हमारा P तो 0 है लेकिन Q 0 नहीं है। जब Q 0 नहीं होगा तो ये परमेय संख्या होगी। इस प्रकार
परिमेय संख्या में शून्य भी सम्मिलित होता है। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज में, देख लेते हैं कि एक्सरसाइज, हाँ, अब एक यहाँ पर एक बिंदु होता है समतुल्य संख्या। समतुल्य संख्या समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे कोई भी परिमेय संख्या हमको दे रखी है, उसके समतुल्य अगर हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, जैसे 1/3 दे रखा है और इसके समतुल्य कोई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो इसके समतुल्य अगर हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे कि पहले इसको 2 से गुणा करेंगे और जो भी गुणा करेंगे वो अंश और भाग दोनों में करेंगे। अब ये हमारा 2/6 हो गया। इसी प्रकार 3 से गुणा कर देंगे, 3/9 हो गया। इसी प्रकार 4 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी परिमेय संख्याएं मिलती चली जाएंगी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज अभ्यास 1A। आज से ही प्रारंभ हो रही है, ये आप जान रहे हो। अब पहला क्वेश्चन में दे रखा है निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक हो। पहली बात इसने की, निम्न संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जहां क्या हो, हर एक हो। जहां हर एक हो, तो अब हम कैसे लिखते हैं, संख्या हमारे पास है -7, 11, 27, -45 और 71। हर एक हो, सबके नीचे अंश और हर में संख्या अंश और हर कर देंगे। इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1। इस प्रकार में प्राप्त संख्याएं होंगे जिनका हर 1 है। दूसरी संख्या क्वेश्चन नंबर 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश अब हमको दिया हुआ है, अंश अलग अलग दे रखा है। पहला पार्ट में 8 हो, तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 4 के टेबल में 2 बार में 8 आएगा, 4 दूना 8, तो 2 से अंश और हर को गुणा करेंगे, -4/5 गुणे 2/2। अब ये हो गया 4 दूना 8 और 5 दूना 10। ये हमारा संख्या हो गया, अंश हमारा 8 हो गया। अब इसी का सेकंड -16 हो, अंश जो हो -16 हो, 4 का पहाड़ा में 4 बार में 16 आएगा, तो -4/5 गुणे 4/4। जो भी गुणा करेंगे वो अंश और हर दोनों में करेंगे, तो -16/20। इस प्रकार हमने देखा कि किसी भी संख्या हमें दी गई है तो उसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना जिसका अंश भिन्न भिन्न हो। जैसे पहले में 8 था, यहाँ पर 8 है,
तो 4 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 दूना 8, 2 बार में, तो अंश और हर दोनों में उसी संख्या का गुणा करेंगे। 16 है, -16 है, तो हाँ सॉरी यहाँ पे 8 है, तो यहाँ -2/2 से गुणा करेंगे। अब ये हो जाएगा -8/10। यहाँ -16 है, तो केवल 4 बार में गुणा हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 से अंश और हर में गुणा होगा तो -17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका हर अब यहाँ पे हर की बात की, हर डिफरेंट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। पहले में 7 किया, पहले खंड में 7, यहाँ 7 माइनस में है तो माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -5/-7 है। अब इनको -1 से गुणा कर देंगे, तो अब ये ऋण का गुणा हम जानते हैं धन प्लस हो जाता है, 5 का गुणा 1 से 5, यहाँ भी माइनस प्लस, 7 का गुणा 7, 5/7 आंसर हो गया इसका। दूसरा 14 है, सेकंड में 14 है, -14 अर्थात 7 दूना 14, केवल 2 चाहिए, ऋण दोनों जगह है, माइनस दोनों जगह है, तो यहाँ -5/-7 केवल 2 से गुणा करेंगे, और जो भी गुणा करेंगे वो अंश और हर दोनों में एक ही संख्याओं का गुणा करेंगे। अब -5 दूना -10, 7 दूना 14, -14। आप समझ गए होंगे, बाकी आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, 4 पे आएंगे। फोर्थ में निम्न परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। अब हमको जो परिमेय संख्या दे रखी है उसके हर को धनात्मक बनाना है। निम्न परिमेय संख्याओं के हर को धनात्मक बनाइए। पहला क्वेश्चन क्या, -9/-11, -9/-11। अब धनात्मक हर को बनाना है, केवल -1 से गुणा करेंगे, ये प्लस हो गया 9 हो गया, और ये प्लस हो गया 11 हो गया। दूसरा 11/-17, यहाँ भी ऋण से गुणा करेंगे, ऋण 1 से, तो ये माइनस हो जाएगा -11, और ये प्लस बन जाएगा 17। इस प्रकार बाकी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। अब अंश को क्या करना है, धन पूर्णांक बनाइए। 5वां क्वेश्चन, निम्न परिमेय संख्याओं के अंश। अब हमारा हर खत्म हो गया, किसको, अंश को धनात्मक बनाइए। पहला क्वेश्चन इसका है -7/13। अंश को धनात्मक बनाना है, -1 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 × 7, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा -13। सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, -11/-19। 1 से फिर यहाँ भी गुणा होगा -1 से, तो ये प्लस होके 11 बन जाएगा, और ये भी माइनस प्लस होके 19 बन जाएगा। थर्ड पार्ट इसका देखते हैं इसी समय। थर्ड पार्ट है 18/23, -18/23। यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 बन जाएगा, माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 23 का गुणा माइनस से -23 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं।
ऐसी संख्याओं को अब अंश और हर को अगर धनात्मक या ऋणात्मक बनाना है तो आप बना लेंगे। हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। निम्न में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है? निम्न में कौन सी संख्या धनात्मक है? अब हमको धनात्मक देखनी है, कौन सी है? पहला है -9/-13, ऋण ऋण है दोनों में, तो माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये इस प्रकार हमारी, इसको अगर हम देखें तो -1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ये 9/13 हो जाएगा, अर्थात ये धनात्मक होगी। ये हमारी धनात्मक होगी। अब दूसरा इसका है 11/-19। यहाँ पे एक ऋण लगा है, दोनों ऋण नहीं है। दोनों ऋण अगर लगे हैं तो वो संख्या धनात्मक है। दोनों ऋण लगे हैं, माइनस लगे हैं, तो संख्या धनात्मक हो गई। अब हम देखते हैं कि एक ऋण अगर लगा होगा तो क्या होता है, क्योंकि इसको धनात्मक बनाना है तो माइनस से गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि ऊपर वाला माइनस हो गया, अंश माइनस हो गया, अभी तक हर माइनस था, अब अंश माइनस हो गया। ठीक, तो हम क्या, अब हमारा कंक्लूजन निष्कर्ष क्या निकला कि अगर हमारे पास अंश और हर दोनों में अगर संख्या ऋणात्मक है तो वो संख्या धनात्मक होगी, और अगर अंश या हर में कोई भी एक संख्या ऋणात्मक है तो वो ऋणात्मक होगी। इस प्रकार ये कंक्लूजन निकला और आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कौन सी संख्याएं ऋणात्मक है? जिनमें अंश और हर में कोई एक संख्या में ऋण का चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगी। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। भाई सरलतम रूप में लिखना है, हमको हल कर देना है। सरलतम रूप क्या होता है कि अगर कोई संख्या हमको दी गई है, उस संख्या को किसी ऐसी परिमेय संख्या से वो कट जाती है तो उसको सरलतम रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 8वां क्वेश्चन है, निम्न परिमेय संख्या को सरलतम रूप में लिखिए। जैसे पहली संख्या हमको दे रखा -9/21। सच में इसको अगर हल करना है तो पहले इसका महत्व खोजिए। 9 और 21 का महत्व, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक खोजने के लिए हम चूंकि बड़े कक्षा में आ गए हैं, देखेंगे पहाड़ा पढ़ लेंगे, टेबल में ही पढ़ लेंगे कि ऐसा कोई टेबल है जिसमें दोनों संख्याएं आती हों। 3 का पहाड़ा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पची 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21। 7 बार में नीचे 21 और 3 बार में 9। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21। अब ये 3/7 के रूप में हमारे पास मिल गई। दूसरी संख्या 18/27 -18/-27। अब यदि हम देख रहे हैं कि 3 के पहाड़ा में भी 18 आता है और 27 भी आता है। 3 छक 18, 3 छक 18, 3 27। अब फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। ये हो गया -2/-3। इस प्रकार आप आसानी से संख्या को सरलतम रूप में लिख सकते हैं। धन्यवाद।